नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पति के मरने के बाद ननद और देवर ने पत्नी पर किए अत्याचार। तो पत्नी ने कर दिया ऐसा काम कि सब देखते रह गए। यार सीमा, मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस नाटक से। जब देखो बस जिम्मेदारी का बहाना बनाकर मुझसे हमेशा पीछा छुड़ाना चाहती हो और लगी रहती हो दिन रात अपने छोटे ननद देवर की खातिरदारी में। मुझे तो लगता है मेरी माँ बाप तुम्हें मेरे लिए शादी करके नहीं लाए, बल्कि बस तुम्हारी ननद देवर और सास ससुर की सेवा करने के लिए लाए हैं। गुस्से से झल्लाते हुए राजीव कभी कभी अपनी पत्नी सीमा पर गुस्सा दिखाता, लेकिन सीमा उसे भैला फुसला लेती कि पहले वह घर के सारे लोगों का काम निपटा ले, उसके बाद तो जीवन भर उसके साथ ही आराम से रहेगी। अपनी पत्नी की ऐसी प्यार भरी बातें और अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के प्रति जिम्मेदारी देखकर राजीव मन ही मन बहुत खुश होता कि उसने शायद कहीं अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इतने सुशील और समझदार पत्नी मिली है। राजीव हमेशा अपनी पत्नी से कहता कि वह उसके रहते या ना रहते मैं भी उसके परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करे। सीमा भी उसे आश्वासन दिलाती कि वह उसे कभी निराश नहीं होने देगी। समय बीतता गया और उनकी खुशहाल भरी जिंदगी में एक और खुशी ने दस्तक दे दी। एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। राजीव उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि सीमा माँ बनने वाली है। राजीव तो मानो आसमान में ही उड़ने लगा। पूरे 9 महीने बाद सीमा ने एक प्यारी सी नन्ही परी को जन्म दिया। राजीव शुरू से ही चाहता था कि उसके घर में पहले बेटी ही हो। जब बेटी का जन्म हुआ तो उसने पूरे गांव में दावत की गई और सीमा और अपनी बेटिया का अस्पताल से घर लेकर बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत करके गृह प्रवेश करवाया था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इंसान की खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। सीमा के साथ भी बस वही हुआ और उसके पति ने हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया और सीमा अकेली रह गई। सीमा अपने भाग्य को कोसती हुई अब वह हमेशा आंसू बहाती रहती। एक समय था जब उसी घर में हंसी ठहाकों की गूंज होती थी, लेकिन राजीव के स्वर्ग सिधार जाने से सीमा का हंसता खेलता जीवन मायूसी में बदल गया। अब तो सीमा इंसान नहीं बल्कि मशीन की तरह जीवन बिता रही थी। उसके ना ही कोई जज्बात थे, ना ही कोई अरमान। एक तो वह बेचारी अपने पति के दुख से उभर नहीं पाई थी, ऊपर से उसके ससुराल वाले उसे कभी खुश नहीं रहने देना चाहते थे। वह चाहते थे सीमा सिर्फ उनके लिए दिन रात मशीन की तरह काम करे। खुश रहने का उसे कोई हक नहीं है। एक दिन सीमा का देवर गुस्से में तमतमाता हुआ आया और जोर जोर से चीखता चिल्लाता हुआ बोला, भाभी भाभी कहाँ मर गई हो, कहकर आवाज लगाई। सीमा रसोई में काम कर रही थी। देवर की आवाज सुनकर बाहर आई। सीमा को देखते ही सीमा के देवर राहुल ने एक जोरदार चाटा सीमा के गालों पर जड़ दिया। चाटा इतना जोरदार था कि सीमा जमीन पर वहीं गिर पड़ी कि तभी घर के सभी लोग वहां हो रहे शोर को सुनकर बाहर आ गए। सीमा बोली, क्या हुआ राहुल, क्या गलती हो गई मुझसे? उसने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज अपने कॉलेज की पार्टी में जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करके रखना, और आपने नहीं किए। पूरा दिन बस घर में घूमना खाना और काम ही क्या है आपका। भैया तो चले गए और इस जंजाल को हमारे गले बांध गए। सीमा बोली, अभी कर देती हूँ राहुल, माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी इसलिए भूल गई। तभी सीमा की सास मनोरमा जी बोली, हाँ जिसे पता नहीं पूरे दिन मेरी ही सेवा करती रहती है, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खाकर सो रही थी इसलिए भूल गई। पूरा दिन तो बस यही काम है तेरा, पहले काम ना करना फिर बहाने बनाना और सारा दिन भरना। कितने छोटे थे राहुल और रिया जब सीमा उस घर में ब्याह कर आई थी। सास की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी, इसलिए सीमा और घर के बड़े बेटे राजीव की जल्दी ही शादी करा दी गई थी ताकि बहू आकर घर संभाले।
सीमा ने भी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी संभाली, अपने देवर और ननद को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया और सेवा की। पर आज उसी देवर ने अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। किसी को उसका संपूर्ण याद ही नहीं रहा। लगभग 7 साल पहले राजीव की एक बीमारी से मृत्यु हो गई और तभी से सीमा बस उस घर की एक नौकरानी ही बनकर रह गई। एक बेटी है जिसे अपनी माँ से ज्यादा दादी की परवाह है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बड़ी दुखियारी है बेचारी सीमा। सीमा पूरे दिन घर घर का काम करती रहती, देवर ननद सास और बेटी की फरमाइश पूरी करती और एक कोरी में चुपचाप सो जाती। अपनी इन परिस्थिति के साथ उसने समझौता कर लिया था। एक दिन वह अपना पूरा काम खत्म करके खाना खाने बैठी ही थी कि किसी ने लात मारकर उसका खाना उसके आगे से हटा दिया। जब उसने अपनी नज़र उठाकर देखी तो रिया गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी और फिर रिया बोली, जब देखो तब रोटी तो ठोसती रहती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर भैंस जैसी बनती जा रही हो। कल मैंने कहा था ना मेरी अलमारी को ठीक कर देना और मेरे कमरे की अच्छे से सफाई कर देना, पर वो नहीं हुआ क्योंकि इस महारानी को खाने से फुर्सत मिले तब ना। सीमा बोली, रिया मेरा सम्मान तो नहीं करती, पर अन्न का तो सम्मान किया करो, खाने को कोई ऐसे पाँव लगाता है क्या? सीमा का इतना कहना हुआ ही था कि रिया ने एक जोर का चाटा उसके गाल पर लगा दिया और बोली, आगे से जो कभी मुझसे जवान लड़ाई तो जिंदा जला दूंगी। सुनो, आज मैं माँ के कमरे में सो जाऊंगी और तुम आज रात ही मेरे कमरे की सफाई कर देना। सीमा रोती रोती कहती है, पर इसमें तो काफ़ी समय चला जाएगा रिया, मैं सोऊंगी कब? मुझे 4 बजे जागना होता है और अगर रात को आराम नहीं करूंगी तो सुबह काम कैसे कर पाऊंगी? रिया बोली, एक रात नहीं सोओगी तो मर नहीं जाओगी और ये तुम्हारी सज़ा भी होगी मेरी बात ना मानने की। सीमा बिना कुछ कहे रिया के कमरे में चली जाती है। रिया के अपनी माँ के कमरे में जाने से सीमा की बेटी रिया, जो हर रोज अपनी दादी के पास ही सोती थी, अपनी दादी से बोली, मैं कहाँ सोऊंगी? तभी मनोरमा जी बोली, आज मेरी बेटी मेरे पास सोएगी, तो भी अपनी माँ के पास जाकर सो जा। रिया ना चाहते हुए भी अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है माँ तो कमरे में नहीं है। उधर रिया के कमरे में सीमा साफ सफाई करते करते अपने स्वर्गवासी पति से कहती है, आप तो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे यहाँ तिल तिल मरने छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ प्रिया के लिए ही जिंदा हूँ और उसी के लिए ये सब सह भी रही हूँ। आप जानते हैं वह भी मुझसे बात नहीं करती, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि इसी की वजह से तो उसे इस घर में सब प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। मुझसे दूर रहकर ही अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी है फिर तो वह मुझसे दूर ही भली, वरना मेरे साथ उसे भी ये लोग नौकरानी बना देंगे। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। जो मुझसे प्यार करते हैं उन सभी को मुझसे दूर कर दिया, पहले आप फिर पापा जी। पर ये सब मैं सहूँगी क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वह वकालत की पढ़ाई करना चाहती है, उसे वह वकालत की पढ़ाई पढ़ाऊँगी। मैंने अपने सारे गहने बेचकर उसका दाखिला भी करवा दिया है, पर यहाँ भी माँ जी ने उससे कहा कि उसके चाचा ने करवाया है। चलिए कोई बात नहीं, नाम किसी का भी हो, पर बस प्रिया का सपना पूरा होना चाहिए। एक बार प्रिया की ज़िंदगी बन जाए फिर मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। अगली सुबह रिया जब अपने कमरे में आती है तो देखती है उसका कमरा पूरा चमक रहा है और भाभी वही कुर्सी पर सो रही है। रिया को सीमा की हालत पर जरा भी तरस नहीं आया और उसे कुर्सी से गिरा कर कहती है, इतना भी काम नहीं था जो इतना सो रही हो, जाओ और अब मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आओ। सीमा कॉफ़ी बनाने रसोई में जाती है कि राहुल अपना नाश्ता, मनोरमा जी अपनी पूजा की थाली मांगने लगती है। सीमा फटाफट कॉफ़ी का दूध चढ़ाकर मनोरमा जी के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह रसोई में वापस आती है तो देखती है
प्रिया कॉफ़ी बनाकर रिया के लिए ले जा रही है। सीमा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर प्रिया एक शब्द भी नहीं कहती है। वह जब कॉफ़ी लेकर रिया के कमरे में आ जाती है तब रिया भी हैरान हो जाती है और उसे पूछती है, कल रात दादी ने अपने पास नहीं सोने दिया, इसलिए नाराज़ हो गई हो? प्रिया बोली, बुआ आपके लिए कॉफ़ी लाने से मेरी आपको नाराज़गी कैसे दिख गई? रिया बोली, ये तू अपनी माँ की मदद कर रही है ना, ताकि दादी को गुस्सा दिला सके, इसलिए ऐसा कहा। प्रिया बोली, अपनी माँ की मदद करना कोई बुरी बात है क्या? रिया बोली, नहीं, पर माँ जब तेरी माँ जैसी हो तब बुरी बात है। वह तो एक नंबर की कामचोर औरत है। एक बार जो उसकी मदद कर दी ना तो फिर तो सारे काम तेरे से ही कराएगी। प्रिया फिर कुछ नहीं कहती और वे वापस रसोई में जाकर अपनी माँ की नाश्ता बनाने में मदद करने लगती है। सीमा जो कभी आधा प्याज काट कर सब्जी में चमचा चलाने जाती है तो रिया बाकी का प्याज काट देती। सीमा जो आटा परात में निकाल कर रखती है तो प्रिया उसे गूंथने लग जाती। इस पर सीमा को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, इन सब में अपना समय बर्बाद मत कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब करने के लिए मैं हूँ। प्रिया बोली, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी अच्छे से करूँगी। ये कहकर वह वापस से आटा गूंथने लगती है। इस बार सीमा उसे खींचती हुई वॉश बेसिन के पास ले गई और उसके हाथ धुलाने लगी और कहा, चुपचाप यहाँ से चली जा, ज़्यादा माँ से चिपकने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम कर, जो कि पढ़ाई है। बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। सीमा के ऐसे रवैये को देखकर सीमा वहाँ से फिलहाल चली तो जाती है, पर वह अपनी माँ की मदद करना बंद नहीं करती है। उसकी माँ की मदद करने से घर में अब सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक दिन सीमा प्रिया को एक चांटा मारती है क्योंकि वह घर को पोंछा लगा रही थी। सीमा बोली, किसने कहा तुझे ये सब करने को? अब जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? प्रिया बोली, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। सीमा बोली, पर मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, समझी? बड़ी आई मेरी बेटी बनने वाली। आज के बाद से कभी भी मेरे पास भटकना भी मत। मनोरमा जी बोली, देखा प्रिया, मैं ना कहती थी कि तेरी माँ ऐसी ही है, पर ना जाने तुझे अचानक क्या हो गया है। आजा मेरी बच्ची, अपनी दादी के पास आजा, ये औरत किसी के प्यार के लायक ही नहीं है, कहकर प्रिया को उसकी दादी अपने कमरे में ले जाती है। पर प्रिया फिर भी अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती। सीमा हैरान थी कि आखिर से हो क्या गया है, कितना डांटा कल पर फिर भी मेरे ही आजू बाजू घूम रही है। एक दिन सीमा तेज बुखार में ही काम किए जा रही थी। दोपहर को सबका खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। बुखार ज़्यादा होने के कारण वह सो गई। थोड़ी देर बाद उसके सर पर एक ठंडी चुभन का एहसास होता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है तो वो देखती है प्रिया बैठी उसे पानी की पट्टियाँ कर रही है। उसे अपने इतने करीब देखकर सीमा तुरंत उठकर बैठ जाती है और कहती है, तू क्या करे यहाँ पर? किसने कहा तुझे ये सब करने के लिए? अरे मरूंगी नहीं मैं, और ना ही तेरी इस सेवा की भूखी हूँ। तुझे एक बार भी बात समझ नहीं आती क्या? जा यहाँ से। प्रिया अब अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। प्रिया का रोना सीमा की भारी कठोरता को पिघला रहा था, पर फिर भी वह खुद को मजबूत कर देती है। ये सब क्या नाटक है? प्रिया बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। इस घर पर आप पर हुए अत्याचार को मैं देखती रही, पर कभी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब से होश संभाला दादी, चाचू और बुआ को आपकी बुराई करते ही देखा है। दादी ने तो ये भी कहा कि पापा को आपने ही मारा था और तभी से आपसे नफरत हो गई थी। सीमा बोली, और आज मैं नफरत कहाँ गई? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो अपनी माँ पर प्यार आ गया? प्रिया बोली, उस दिन बुआ दादी के कमरे में सोने आई थी और इसलिए दादी ने मुझे आपके पास भेज दिया। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपके पास सोने की, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। पर जब मैं आपके कमरे में गई तो आप वहाँ नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं बुआ के कमरे में पहुँची, जहाँ आपकी सारी बातें मैंने सुन ली, जो आप पापा को याद कर कह रही थी।
आप इतने अत्याचार इसलिए सह रही हैं ना ताकि मैं खुश रहूं। सच्ची कहते हैं लोग, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज प्रिया की बातें सुनकर सीमा को ऐसा लगा मानो बरसों पुराना घाव सूख गया हो। उसकी अब टीस नहीं रही। सीमा बोली, बेटा मैं सिर्फ तेरे ही नहीं बल्कि कभी राहुल और रिया की भी माँ हुआ करती थी। उनका लगाव अपनी माँ से भी ज़्यादा मुझसे था। उनको स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना सब मैं ही करती थी। यहाँ तक कि उनके बीमार पड़ने पर मेरी नींद खत्म हो जाती थी। पर आज देखो, जब चाहे तब मुझे जानवरों की तरह पीट देते हैं। बेटा ये सब मैं तेरे लिए ही सह रही हूँ, इसलिए तो अब मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। मेरे साथ एक तेरा रिश्ता तुझे भी मेरी जैसी बना देगा, इसलिए पहले जैसी रहती थी अब वैसे ही रहना। मैं अपने ऊपर अत्याचार तो सह लेती हूँ पर तेरे ऊपर अत्याचार सहन नहीं कर पाऊंगी। प्रिया बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, जो मैंने भी इनको इनकी जुबान में सबक नहीं सिखाया तो कहना। सीमा बोली, बेटा ये सब मत कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी वकालत का आखिरी साल चल रहा है, इसे यूं बर्बाद मत कर। प्रिया उस समय तो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। समय बीतता गया और माँ बेटी छुप छुप कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाती रही। एक दिन प्रिया आकर सीमा से कहती है, माँ मैंने वकालत पास कर ली और एक खुशी की बात बताऊँ। सीमा बोली, रुक अभी रुक, रात को बताना। इतने में रिया आकर कहती है, देखो माँ मैं कहती थी ना, ये माँ बेटी ज़रूर कुछ खिचड़ी पका रही है और इन्हें लगता है ये हमें उल्लू बना देंगे। मनोरमा जी बोली, आखिर चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे बनेगी? अच्छा हुआ अब ये भी अपनी माँ की तरह ही यहाँ काम करेगी। प्रिया बोली, दादी आपने क्या कहा? चुड़ैल की बेटी? चुड़ैल उस हिसाब से तो आप भी चुड़ैल की दादी हुई ना। और अब से माँ की जगह इस घर में काम करोगे आप लोग। और मम्मी इनके साथ कोई नरमी मत बरतना, और जो ये काम करने से आना कानी करे तो देना एक जोर का चाटा जैसे ये आपको देते आए हैं। सीमा बोली, प्रिया ये सब क्या बोले जा रही है? बड़े छोटों का कुछ तो लिहाज कर बेटा। तभी राहुल बोला, लिहाज? खुद इसके कान भरकर अब नाटक कर रही है। आपको तो मैं अभी बताता हूँ। रिया बोली, खबरदार चाचू, जो माँ को हाथ भी लगाया वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। राहुल बोला, छोटी सी लड़की अपने चाचू को धमकाएगी? रुक जा, आज तुझे भी बताता हूँ। इतने में पीछे से पुलिस अंदर आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। मनोरमा जी बोली, पुलिस? अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इस घर में? प्रिया बोली, दादी ये सब आप लोगों की यहाँ से विदा होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब ये घर मेरी माँ का है। राहुल बोला, मैं तो रहूँगा ही नहीं यहाँ, वैसे भी मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। मनोरमा जी बोली, ठीक कहते हो बेटा, रहेंगे माँ बेटी यहाँ अकेले, हम भी तेरे साथ ही रहेंगे। राहुल बोला, आप लोग कहाँ रहोगे? मैं तो पायल के पास रहने जा रहा हूँ। वैसे भी उसके पापा मुझे घर जमाई बनाने के लिए कह ही रहे थे, तो अब और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। आप लोग अपना देख लीजिए, मुझे अब इस घर में यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। शायद पुलिस को देखकर राहुल के होश उड़ गए थे और उसने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। मनोरमा जी और रिया चुपचाप खड़े हो गए। अब क्या ही बोलते वो लोग। प्रिया बोली, देखा दादी, चाचू ने तो एक पल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया। अरे जिस औरत ने बचपन से इन्हें संभाला, जब वह उन पर हाथ उठा सकता है तो उनके लिए हर रिश्ता बस एक सौदा ही है। अब आप लोगों को क्या कहना है? करेंगे मेरी माँ की सेवा या यहीं रहेंगे सड़क पर? सीमा बोली, नहीं लेनी मुझे किसी की सेवा और ना ही उनको घर से निकालना है। आखिर ये कहाँ जाएंगे बेटा? बेटा हम वैसे नहीं जो मजबूरी का फ़ायदा उठाए। तू भी ये सब अब छोड़ दे, हम सब इसी घर में रहेंगे। बस अब इन्हें अपना परिवार नहीं कह पाऊंगी। मेरे लिए तू ही काफ़ी है। प्रिया बोली, देखा दादी, इतना कुछ किया आप लोगों ने मेरी माँ के साथ, पर फिर भी
फिर भी इन्हें आप लोगों का दुख देखा नहीं गया। पर याद रखना, अपने किया का इसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। माँ ने तो आप लोगों को छोड़ दिया, पर भगवान आपको आपकी करने की सज़ा ज़रूर देगा। फिर कुछ दिन बाद राहुल घर लौटता है और अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता चल गया जहाँ अपनों का साथ नहीं होता वहाँ कुत्तों किसी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। पायल के पापा के लिए मैं बस उनका पालतू कुत्ता बनकर रह गया था। बात बात पर मुझ पर हाथ उठाते थे। मुझे अब बाहर नहीं रहना माँ, मनोरमा जी बोली। पर अपनी भाभी के साथ तू भी तो वही करता था ना, अब चला जा यहाँ से। एक पल में अपनी माँ बहन को छोड़कर चला गया था ना। आज अगर तेरी भाभी ना होती तो शायद हम माँ बेटी किसी सड़क पर भीख मांग रहे होते, और उन्होंने तुझे भी तो बड़ा किया है। शायद आज तू भी इस मुकाम पर ना होता जो तेरी भाभी ना होती तो। जा यहाँ से और अब कभी वापस मत आना। ये सब पीछे खड़ी सीमा सुन रही थी, पर फिर भी वह अपनी सास को माफ नहीं कर पाती और एक ही घर में वह उनसे अजनबियों की तरह पेश आती। जब मनोरमा जी ने अपने ही बेटी को धक्के मारकर निकाल दिया तो राहुल अपनी भाभी सीमा के पैर पकड़कर रोता गिड़गिड़ाता हुआ माफी मांगने लगा और बोला, भाभी आपने तो मेरे बचपन से ही सेवा की है, मैं तो आपको माँ के समान ही प्यार करता था। क्या आप अपने बेटे को माफ नहीं करेंगी भाभी? बेटा शब्द सुनकर सीमा का खून खौल उठा और उसने उसके दोनों बाजों को पकड़कर उठाया और ऐसा जोर का झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा कि वह धम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर सीमा ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे मुंह से ये माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते का नाम लेना शोभा नहीं देता। तेरे मुंह से ये शब्द गाली के समान लगते हैं। ये थप्पड़ मैंने तुझे तेरे बचपन में ही मारे होते तो शायद आज तू इतना बदतमीज ना होता और ना ही तेरी बहन इतनी डकचड़ी होती। लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ प्यार देना जाना। मुझे लगता था शायद तुम लोग मेरे प्यार को धीरे धीरे पहचान लोगे, लेकिन तुम लोग तो एहसान फरामोश निकले। तुम्हें तो सिर्फ अपने सुख से मतलब है, किसी के सुख दुख से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तूने ही उस दिन हम सबसे रिश्ता तोड़ा था ना, तो अब क्या लेने आए यहाँ? जा वहीं अपनी पत्नी के तलवे चाटना कुत्ते की तरह। और तू क्या हमसे रिश्ता तोड़ेगा? मैं तुम सबसे रिश्ता तोड़ती हूँ। तुम लोगों ने मुझे विधवा समझकर कमज़ोर मान लिया था, लेकिन मैं तो तुम सबकी जुल्म इसलिए सह रही थी ताकि मेरी बेटी काबिल बन सके। उसके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, इसलिए तुम जैसी राक्षसों के बीच में रहकर भी मैं देवताओं को अच्छा लगने वाला कार्य किया, अर्थात अपनी माँ की इज्जत की। और तूने क्या किया? जब तेरी माँ और बहन को तेरी ज़रूरत थी तब तूने उन्हें भी सहारा छोड़कर अपना उल्लू सीधा करने चला गया, और जब उधर से डरनी पड़ी तो फिर से इधर झूठे चाटने आ गया। कहकर उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। जब प्रिया कोर्ट से वापस आई तो उसकी दादी और बुआ ने दिन भर की सारी बातें उसे बता दी। प्रिया अपनी माँ के लिए गर्व महसूस करती हुई अपनी माँ के पास गई और उसे गले लगाकर कहा, माँ आज मेरे पापा को पूर्ण रूप से शांति मिल गई होगी और उन्हें मोक्ष मिल गया होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।